नमस्कार। ओके, कल जहाँ एंड किया था वापस वहीं से शुरुआत कर रहे हैं अपन। आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 की जो पुस्तक है उसके 9वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे। इसका पहला पार्ट अपने कंप्लीट किया था, आज दूसरा पार्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलो अब यहाँ देखेंगे रंगीन चित्र। इससे पहले अपन ने देखे थे लिखी शब्द की उड़ान और शैली कैसी थी, तो नस्तालिक जो शैली थी उसकी बातचीत की थी। आगे अभी आज बात करेंगे रंगीन चित्र। मुगल काल के दौरान बने सभी इतिवृत्तों में सुंदर चित्रकला का प्रयोग किया गया, और अपन ने पहले ही बातचीत की है कि यहाँ चित्रकला की बहुत महत्वपूर्ण रही है स्थिति। तो इतिवृत्त जितने भी थे उन सब के अंदर चित्रकला का प्रयोग किया गया। चित्रों का प्रयोग इतिवृत्तों को सुंदरता, मतलब इतिवृत्तों की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता था। इतिवृत्तों की रचना करते समय जहाँ पर चित्र बनाते होते थे, यानी सुलेखक जो सुलेख है वहाँ पर खाली जगह छोड़ देते थे, खाली जगह छोड़ दिया करता था, और बाद में चित्रकार उन जगहों में चित्र का निर्माण करते थे। यानी इतिवृत्तों की जिस टाइम रचना होती थी उस समय कुछ चित्र बनाने की जगह होती थी, तो जो लिखने वाला व्यक्ति है सुलेखक, वो जगह खाली छोड़ देता था कि भाई यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, और उसके बाद में चित्रकार के पास में वो इतिवृत्त जाते थे और चित्र बना लेते थे। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल, अकबरनामा जो है उसके रचनाकार है वो अबुल फजल है, और चित्रकारी को एक अबुल फजल रचनाकार जो है वो कहते हैं कि चित्रकारी एक जादुई कला है, और उन्होंने कहा कि चित्रकला की वजह से निर्जीव वस्तुओं में जान आ जाती है और वह सजीव प्रतीत होती है। तो अकबरनामा जो लिखी गई, अकबरनामा के अंदर जो रचनाकार आपके जो अबुल फजल है वो कहते हैं कि चित्रकारी जो है वो एक प्रकार की जादुई कला है, और उन्होंने ये कहा कि चित्रकला निर्जीव वस्तुओं में भी जान डाल देती है। मीर सैयद अली और अब्दुल सहमद नामक कलाकारों को हुमायूं ईरान के साथ अपने दिल्ली लाया था। मीर सैयद अली और क्या नाम है, अब्दुल सहमद नामक 2 कलाकार थे, इनको हुमायूं ईरान से अपने यहाँ भारत में लाया था। पयाग शाहजहांकालीन चित्रकार था, और अब्दुल हसन की बात करें तो जहांगीर कालीन चित्रकार थे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि पयाग जो है वो आपके पयाग जो है वो एक चित्रकार है और शाहजहां के काल में था, ठीक है। और अब्दुल हसन की बात करें तो अब्दुल हसन जो है वो आपके जहांगीर कालीन चित्रकार था, जहांगीर के काल का चित्रकारी था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्बोधित करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन दे सकता है। तो अब्दुल जो फजल है, अपने ऊपर भी बात की है कि जो अकबरनामा के जो रचनाकार है अबुल फजल, उसने चित्रकला को एक जादुई कला बताई है, और उसने चित्रकला के बारे में कुछ विशेष शब्द भी उल्लेखित किए हैं जो अपन ने अभी देखे, ठीक है। आगे बात करें अकबरनामा और बहादशाहनामा, ये 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, इतिवृत्त हैं, यानी महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बाबरनामा, राजा का इतिहास, ठीक है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण और दरबारी दृश्य का चित्रण जो है वो अपने को इन दोनों किताबों के अंदर मिलता है, अकबरनामा और बादशाहनामा का। अपन एक एक करके दोनों को देखेंगे। सबसे पहले बात करें अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक जो है वो है आपके अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। और पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था, और इसका जो पालन पोषण हुआ था मुगलों की राजधानी आगरा के अंदर हुआ था। और आगरा को राजधानी किसने बनाया, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इसकी बातचीत अपन ने इसके पहले वाले पार्ट में की है। अभी अभी तक आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो लक्ष्मण धरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अबुल फजल अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद का जानकार था। अबुल फजल बहुत माइंडेड आदमी था, इसको अरबी भाषा आती थी, फारसी आती थी, और यूनानी दर्शन और सूफीवाद का ये जानकार था। उसके बाद में वह एक स्वतंत्र चिंतक था। उसने सदैव ही ताकियानुसी उल्मा के विचारों का विरोध किया। अबुल फजल के विचारों और जानकारी से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और अकबरनामा लिखने की जिम्मेदारी दी। अब अबुल फजल का दिमाग बहुत अच्छा था, और वो काफ़ी टैलेंटेड बंदा होने के कारण अकबर जो है इससे इम्प्रेस हो गया, और अकबर ने इसको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, और अकबरनामा लिखने की जिम्मेदारी भी जो है आपके
अकबरनामा की जो जिम्मेदारी है वो अबुल फजल को दी गई। अकबर के करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल ने उसके शासनकाल का इतिहास लिखा। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में कंप्लीट किया, यानी जो अकबरनामा है इसको 3 जिल्द के अंदर इसको कंप्लीट किया, और जिसका शीर्षक था अकबरनामा। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखने की शुरुआत 1589 में की गई, यानी 1589 में की गई, और उसको कम से कम 13 साल लगे। अकबरनामा में अकबर के साम्राज्य की भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का वर्णन है। अकबरनामा की 3 जिल्द जो है वो किस प्रकार से है, तो इस तरीके से देखो। पहली जिल्द जिसके अंदर आदिम काल से लेकर अकबर के शासन तक मानव इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है, यानी अकबर के काल से लेकर के अकबर के काल में जो अकबर का जन्म हुआ था वहां से लेकर के उसके शासन काल के अंदर मानव इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरी जिल्द के अंदर इस भाग में अकबर के शासन की शुरुआत से लेकर के 46वें यानी 1601 तक का वर्णन मिलता है, और अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हो गया, और सलीम के सह अपराधी बीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अब अबुल फजल की क्या की गई, हत्या कर दी गई, और उसके बाद में लिखी जाती है तीसरी जिल्द। उसके पहले अपन ने वापस इन चीजों को देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात कर रहे हैं अकबरनामा और बादशाहनामा की, ठीक है। अकबरनामा की जो रचना है अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल एक स्वतंत्र चिंतक था जो फारसी है, अरबी है, यूनानी भाषा का जानकार था, और अबुल फजल अकबर का सलाहकार था, और अबुल फजल को अकबर ने ही अकबरनामा लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। और अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के इतिहास को जो लिखा उसको अकबरनामा कहा, और इसके 3 जिल्द है, यानी 3 भागों में इसको कंप्लीट किया। और इसकी जो लिखने की शुरुआत है अकबरनामा की, तो ये शुरुआत हुई थी आपके सबसे पहले 1589 में। 1589 में ये हुई थी आपके शुरू, ठीक है। और इसको कंप्लीट में लगभग 13 वर्ष लगे थे। इसके ऊपर 13 वर्षों तक कार्य किया था। पहली जिल्द के अंदर आदिम काल से लेकर के अकबर के शासन तक का वर्णन मिलता है। दूसरी जिल्द के अंदर अकबर के शासन के शुरुआत से लेकर के 46वें वर्ष तक की जानकारी मिलती है, और अगले ही वर्ष यानी 1601 के अगले ही वर्ष में राजकुमार सलीम के द्वारा जो षड्यंत्र तैयार किया गया था, इसके अंदर जो है आपका अबुल फजल मारा जाता है, और इसका सह अपराधी जो बीर सिंह बुंदेला है वो उसकी हत्या कर देता है। तीसरी जिल्द जो है उसका नाम है आईन अकबरी। तीसरा जो भाग है उसका नाम आईन अकबरी है, ठीक है। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईन अकबरी कहा जाता है। यह अकबरनामा के सबसे प्रमुख भाग में से एक है। इसे अकबरनामा की आत्मा भी कहा जाता है। इसमें अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में अनेक जानकारियां मिलती हैं। मुख्य रूप से इसमें उस दौर की कृषि व्यवस्था, किलेबंदी, दरबारी दृश्य, इमारतें, लड़ाइयां आदि का वर्णन किया गया है। इसमें मुगल साम्राज्य को एक मिश्रित संस्कृति वाला साम्राज्य दर्शाया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। यह मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण इतिवृत्तों में से एक है। और अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी, चूंकि इस भाषा के पाठों में ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, और इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था, और इस भारतीय फारसी शैली के दरबार में काफी संरक्षण भी प्राप्त मिला। तो इस तरीके से ये अकबरनामा की पूरी जानकारी थी। आगे बात करें बादशाहनामा। इसकी रचना जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने की। इसकी रचना कौन करता है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने की, और ये अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो आपके अबुल फजल का शिष्य था। शाहजहां द्वारा, अब इसके बाद में कौन है यहाँ है, शाहजहां द्वारा अब्दुल हामिद लाहौरी को अकबरनामा की शैली के अनुसार अपना इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। किसको? अब्दुल लाहौरी को नियुक्त किया था कि जिस तरीके से अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी उसी तरीके से आपको जो है मेरे इतिहास की जानकारी लिखनी है, और उसे नाम रखना है बादशाहनामा। बादशाहनामा को भी 3 जिल्दों में बांटा गया था। प्रत्येक जिल्द प्रत्येक 10 वर्ष के शासन का वर्णन करती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 से 1647 के 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा, और इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर शहादुल्ला खान ने सुधार किया, और बुढ़ापे की आवश्यकताओं के कारण लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसके बाद में इसका वारिस जो है इतिहासकार वारिस ने कंप्लीट किया। दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूं। अपन पढ़ रहे बादशाहनामा। बादशाहनामा को लिखा अब्दुल हमीद लाहौरी ने, शिष्य था अब्दुल फजल का। शाहजहां ने कहा कि भाई अकबरनामा की जो शैली है उसी के अनुसार आपको एक इतिहास लिखना है, और अब्दुल हमीद लाहौरी लिखने की शुरुआत करता है। इसको भी 3 जिल्दों में कंप्लीट किया गया, और इसका जो प्रत्येक एक जिल्द है, यानी प्रत्येक जिल्द वो है 10 वर्षों की शासन का वर्णन करता है, और लाहौरी ने 2 जिल्द कंप्लीट कर लिए थे। और जब तीसरा जिल्द लिखना था
तो तीसरे जिल्द में ये बूढ़ा हो गया और इसको लिख नहीं पाया। बाद में इसके शासक यानी इतिहासकार वारिस ने इसका जो तीसरा जिल्द है वो कंप्लीट किया था। और इसके जो 2 जिल्द हैं उनके अंदर सुधार की बात करें तो शाहजहां के वजीर सादुल्ला खां के द्वारा इसमें सुधार किया गया। मुगल पांडुलिपि और अंग्रेजी शासन। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा उठाया था। तो 1784 के अंदर सर विलियम जोन्स के द्वारा अपने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई बंगाल के अंदर। और अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ने ही जारी किए थे, यानी 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए थे। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं सदी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि हेनरी बेवरिज के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी में जो अकबरनामा का अनुवाद किया गया था वो कब किया गया था? 20वीं सदी के अंदर किया गया था। उसके बाद में आदर्श राज्य, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आदर्श राज्य के अंदर एक देवीय प्रकाश, यानी दरबारी इतिहासकार ने कई साक्ष्यों को हवाला देते हुए यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर की शक्ति प्राप्त है, यानी जितने भी मुगलों के राजा हैं इनको ईश्वर की शक्ति दी हुई है। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की किरण से गर्भवती हो गई थी। इनकी जो दंत कथाएं, इसके अंदर एक कहानी है मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी। वो अपने दफ्तर के अंदर आराम कर रही थी और सूर्य की किरण से गर्भवती हो गई। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस देवीय प्रकाश का प्रभाव था और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। प्रसिद्ध ईरानी सूफी शहाबुद्दीन सुहरवर्दी 1191 में इसकी मृत्यु हुई थी के विचारों से प्रभावित होता है कि जिसने सर्वप्रथम इस विचार पर सर्वप्रथम इस प्रकार का एक विचार प्रस्तुत किया। इस विचार के अनुसार पदानुक्रम के तहत देवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता है, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बने। देखो, ये जो मुगल राज्य है इसके आदर्श राज्य की बात करें तो इसके अंदर ये कहते हैं कि ये जो मुगल है वो एक प्रकार का देवीय प्रकाश है। क्या है? देवीय प्रकाश। देवीय प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि ये जो राजा है ये सीधा कहते हैं कि हम जो है वो है ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की शक्ति है। तो कहा कि भाई ईश्वर की शक्ति कैसे? तो ये कहते हैं कि भाई हमारी एक मंगोल रानी थी जिसका नाम है अलान कुआ जो है वो सूर्य की किरण से गर्भवती हो गई थी, सूर्य की किरण से प्रेग्नेंट हो गई, यानी गर्भवती हो गई। अब सूर्य की किरण से गर्भवती हुई तो ये सूर्य की किरण वाला जो प्रकाश है, ये जो ऊर्जा है उसके आने वाली संतान में भी गई। ऊर्जा जो है आगे जो संतान थी उसके अंदर भी ट्रांसफर हुई। और आपको पता है कि जो मुगल थे वो मुगल जो है माता की ओर से, मुगल जो है वो माता की ओर से किससे संबंधित है? मंगोलों से संबंधित है या नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो ऊर्जा हमारे अंदर भी है, इसलिए हम एक प्रकार से देवीय शक्ति है और ये देवीय शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। और इस देवीय शक्ति का मतलब यह है कि राजा जो है लोगों का मार्गदर्शन करे। आगे सुलह-ए-कुल एकीकरण का एक स्रोत अबुल फजल सुलह-ए-कुल पूर्ण शांति, सुलह-ए-कुल का मतलब होता है पूर्ण शांति के आदर्शों का प्रबंध शासन की आधारशिला बनाता है। अबुल फजल जो है कहता है सुलह-ए-कुल का सिद्धांत लागू करता है, इसका मतलब होता है पूर्ण शांति। सुलह-ए-कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। एक प्रकार से वर्तमान समय में अपन कहते हैं ना धर्म निरपेक्षता का अधिकार, धर्म निरपेक्षता का अधिकार। आज अपन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो उस तरीके से उस जमाने में सुलह-ए-कुल का जो सिद्धांत था वो एक प्रकार से सभी धर्मों के मतों को अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसकी शर्त यह थी कि आप सत्ता में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। भले ही आपका धर्म आप प्रचार करो, लेकिन सत्ता में कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और आपस में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया।
1563 के अंदर अकबर ने जो था वो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, क्योंकि ये दोनों धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। और अकबर के शासनकाल के अंदर आपको पता अबुल फजल था और अकबर नामा लिखी थी, तो ये एक प्रकार से इसका सलाहकार भी था। तो अकबर को कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये मामला गड़बड़ है, इसलिए इन दोनों करों को रद्द कर देते हैं। उसने तीर्थ यात्रा का जो कर था उसको समाप्त कर दिया, जजिया कर था उसको भी समाप्त कर दिया, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं धार्मिक पक्षपात पे आधारित थे। लेकिन इसका विरोध होता था सुलह-ए-कुल के अंदर। सुलह-ए-कुल कहता है कि सभी धर्मों को समानता मिलनी चाहिए। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिया। यहां तक कि युद्ध के दौरान जिन मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था और बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान भी जारी किए जाते थे। ऐसे हमें शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल से पता चलता है। यह बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मुगलों ने भारत में मंदिरों के आक्रमण करके उनको लूटा है, लेकिन शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के जो इतिवृत्त हैं उनसे हमारे को यह जानकारी मिलती है कि मुगलों ने मंदिरों को पहले तो नष्ट किया, लेकिन बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान भी जारी किया, यानी उनके लिए कुछ राशि भी दी। ऐसा किस सिद्धांत के तहत? तो सुलह-ए-कुल के सिद्धांत के तहत। औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया कर फिर से लगा दिया। जब औरंगजेब शासक बना तो उसके काल के अंदर जो जजिया कर है वो पुनः लगा दिया गया। तो यहां पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जजिया कर को समाप्त 1564 के अंदर अकबर के द्वारा किया गया और बाद में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः लागू किया गया, और यह कर गैर मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लक्ष्मण धारा जो है वो आपको नोट्स स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हैंड रिटन है, आपके ई नोट्स हैं और एमसीक्यू प्रश्न है। ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। और वेबसाइट के ऊपर विजिट करने के लिए अभी गूगल क्रोम के अंदर टाइप करें www.lakshmandhara.com या फिर https/ दो बार वो डंडे आते हैं ना ऐसे, वो लिख के, या फिर सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए LXMANDHARA.com, यानी लक्ष्मणधारा.com आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आप मेरे ऑनलाइन स्टोर पे पहुंच जाओगे और वहां पे आपको बहुत ही कम मात्रा के अंदर नोट्स उपलब्ध, मतलब शुल्क, बहुत ही नाम मात्र के शुल्क के अंदर नोट्स उपलब्ध होंगे, जिनको आप पढ़ करके आपकी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। आगे देखें जजिया कर। इस दौर में जजिया नामक एक धार्मिक कर राज्य के निवासियों पर लगाया जाता था। यह कर धर्म के आधार पर लिया जाता था, इसलिए इसे धार्मिक कर कहते हैं। और इस कर के अंतर्गत गैर मुसलमान लोग, यानी वे सभी लोग जो मुसलमान नहीं है, उन्हें राजा को एक कर देना पड़ता था, उसे ही कहते हैं जजिया कर। यह कर केवल मुसलमानों, गैर मुसलमान लोगों पर ही लगाया जाता था। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया, लेकिन औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लागू किया गया। तो जजिया कर क्या था वो आपको समझ में आ गया। आगे, न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना जाता था। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपट कर शांतिपूर्वक बैठे शेर और बकरी या फिर गाय। इसका उद्देश्य राज्य को ऐसे क्षेत्र में दिखाना था जहां दुर्बल तथा संबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते हैं। सचित्र बादशाह नामा के दरबारी दर्शियों में ऐसे प्रतीक अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे या इसके पास में लगे होते थे। यहां आपको दो चित्र दिख रहे होंगे। अपन ने पहले ही देखा है कि मुगल दरबार के अंदर जो चित्रकारी थी, चित्रकारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ये चित्रकारी इतनी बढ़िया तरीके से करते हैं कि चित्र आपस में बोल पड़ते हैं। और यहाँ आपको दो चित्र दिख रहे हैं, यहाँ गाय और शेर साथ में बैठा और यह गाय और बकरी साथ में बैठी। और ये ऐसे चित्र जो है वो जो बादशाह का जो सीट होता था, यानी जो उनकी पदवी होती थी जहां पे वो आके बैठते थे, उनके पास में ही ऐसे चित्र बने होते थे। इसका मतलब ये है कि ताकतवर और दुर्बल जो है वो आपस में सद्भाव से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ताकतवर जो है वो संबल जो दुर्बल लोग हैं उनके ऊपर धांस दमा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात करें राजधानी और दरबार। तो राजधानी और दरबार अपन ने वापस वो ऊपर टॉपिक देख लिया, तो आगे तो मैंने वापस यहीं ट्रांसफर कर दिया सारी चीजें। तो आगरा जो राजधानी है 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर ने बनाई थी, और हुमायूं के दौर में भी यही राजधानी रही। और जब अकबर ने राजपाट संभाला तब भी आपकी जो आगरा राजधानी थी। तो आगरा किस किस के शासनकाल में राजधानी रही है? तो बाबर, हुमायूं और अकबर। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी आगरा से बदल करके आपका बना देता है अकबर। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी के निकट अकबर ने बुलंद दरवाजा जुम्मा मस्जिद के बंगल में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनाई थी। जो सफेद सलीम चिश्ती की जो दरगाह है उसके पास में सफेद संगमरमर का एक मकबरा भी बनाया था। लाहौर राजधानी है वो आपके अकबर ट्रांसफर करता है। और
शाहजहां के दौर में भी राजधानी ये रही। फिर शाहजहां के काल के अंदर एक 1648 के अंदर शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया था, और जिसे वर्तमान दिल्ली कहते हैं, और वर्तमान दिल्ली को शाहजहानाबाद ये मुगलों की आखिरी राजधानी है। आगे बात करते हैं मुगल दरबार। मुगल काल में शासन के केंद्र में होता था। मुगल बादशाह जो है, मुगल दरबार के अंदर बात करें तो मुगल बादशाह जो है वो शासन के केंद्र में होता था, और पूरा शासन उसी के नाम से चलाया जाता था। मुगल दरबार के अंदर बादशाह के प्रिय लोग शामिल हुआ करते थे। बादशाह के सलाहकार, सेनापति, नीति निर्धारक हुआ करते थे। किसी भी व्यक्ति के आसन की बादशाह के सिंहासन से दूरी के अनुसार उस व्यक्ति की हैसियत का पता लगाया जाता था, निर्धारण होता था। यानी जो व्यक्ति बादशाह के पास बैठा है वो बादशाह का बहुत ही प्रिय है, और वो उसका ऊंचा बिकद होता था। मुगल काल में अभिवादन के तरीके के अनुसार व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। उस समय मुख्य रूप से 3 प्रकार के अभिवादन होते थे। देखो भाई साहब, अभिवादन करने के भी वहां तरीके होते थे, और बादशाह के जो सबसे पास में बैठा है इसका मतलब है वो खास है। अब आपके भी अपने ऐसे होता, कोई राजनेता आता है, राजनेता के पास में जाते फोटो खींच के सेल्फी अपलोड करे, इसका मतलब अपने ये लोग सोचते हैं कि भाई साहब मतलब ये बहुत ही खास आदमी होगा इनका। तो इसी तरीके से पहले ही मामला ऐसे ही था। तो ये पास में जो ज्यादा होते थे वो उनके ज्यादा खास थे, और उनका कद भी ऊंचा हुआ करता था। और वहां अभिवादन करने के भी 3 तरीके थे। एक तो था सजदा। सजदा का मतलब है दंडवत लेटना, यानी इसमें व्यक्ति घुटनों पर बैठकर सिर को जमीन से छूकर प्रणाम करता था। उसके बाद में 4 तस्लीम, यानी इसकी शुरुआत शाहजहां के काल में हुई थी, और इसमें घुटनों के बल बैठकर हाथ सामने की ओर करके अभिवादन किया जाता था। यानी घुटनों के बल बैठता था, फिर हाथ सामने करके अभिवादन करते थे। ठीक है। और ये जो 4 तस्लीम जो है अभिवादन करने का तरीका, ये शाहजहां के काल में शुरू होता है। उसके बाद में जमीन बोसी, इस अभिवादन के तरीके के अनुसार व्यक्ति घुटनों पर बैठकर जमीन को चूमते थे, जमीन को चूमते थे, और सामने वाले व्यक्ति को नमन करते थे। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक, या तो बहुत झुककर, या जमीन को चूमकर, अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर अभिवादन करता हुआ। अब जो बादशाह के दरबार के अंदर जो राजदूत आते थे बाहर से, उनको ये नहीं करने होते थे। उनको क्या करना, उनसे क्या अपेक्षा की जाती थी कि या तो ये इन मान्यों में से कोई करे, या फिर वो बहुत झुककर, या फिर जमीन को चूमकर, या फिर फारसी रिवाज में मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर इस तरीके से वो अभिवादन कर सकता है। जेम्स फर्स्ट के अंग्रेज दूत टॉम्स रो, जो जेम्स फर्स्ट है उसका एक अंग्रेज दूत था जिसका नाम है टॉम्स रो, ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया, और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया था। तो इस तरीके से ये जो है होता था वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से व्यक्ति अभिवादन करेगा उसको बाद में उसी तरीके से उसकी चीजें होएगी। आगे बात करें, बादशाह अपने दिन की शुरुआत कैसे करते थे। तो बादशाह अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले धार्मिक पूजा अर्चना करते थे, झरोका दर्शन, उसके बाद में करता था झरोका दर्शन। झरोका का मतलब है इसके पश्चात वह छोटे से छज्जे पर जाकर खड़ा होता था, और छज्जे का मुख पूर्व की तरफ होता था, और इस छज्जे के नीचे लोगों की भीड़ होती थी, और राजा की एक झलक पाने के लिए वह मतलब खड़ी रहती थी उसके सामने। और इसका ये जो होता था उसे बोलते थे झरोका दर्शन, और इस प्रथा का अकबर के काल में ही शुरुआत हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रजा से मेल मिलाप करना और उनके मन में विश्वास पैदा करना। यानी बादशाह का दिन की शुरुआत कैसे होती थी, बादशाह सबसे पहले उठता था, धार्मिक पूजा अर्चना करता था, उसके बाद में करता था झरोका दर्शन। मतलब कि झरोका दर्शन इस तरीके से, एक खिड़की होती थी, झरोका का मतलब होता खिड़की के पास जाकर के सामने जो जनता खड़ी है उसको देखना। ठीक है। और इसके देखने के पीछे यह था कि प्रजा से मेल मिलाप और उसके मन में विश्वास पैदा करना, और इस तरीके से ये जो झरोका दर्शन है ये आपके अकबर के काल में शुरू होता है। झरोका दर्शन लगभग 1 घंटे तक चलता था। इसके पश्चात राजा दीवान आम यानी सार्वजनिक सभा में जाता था, और 1 घंटे तक ये झरोका दर्शन होता था, और 1 घंटे तक ये मामला चलने के बाद में राजा जो है यहाँ से सीधा निकलता था दीवान ए आम यानी एक प्रकार की सार्वजनिक सभा होती थी, वहां चला जाता था। दीवान ए आम और दीवान ए खास, ये 2 प्रकार के मुख्य काम थे। इनमें अपन अलग अलग अंतर देखते हैं। सबसे पहले बात करें दीवान ए आम, प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु एक सार्वजनिक सभा थी जिसे कहा जाता था दीवान ए आम। वहां राज्य के अधिकारी जो थे वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, निवेदन करते थे। 2 घंटे तक बादशाह दीवान ए खास के निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। 2 घंटे यहाँ पे लगा जाते थे। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे, कर अधिकारी अपना हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों व वास्तुकारों यानी जिन्हें मीमार कहा जाता है के द्वारा बनाई गई इमारतों का नक्शा देखा करते थे। तो ये एक प्रकार की सार्वजनिक सभा थी दीवान ए आम, जिसके अंदर ये पूरा निरीक्षण कार्य चलता था। और उसके बाद में बात करें दीवान ए खास। दीवान ए खास जो है यानी दीवान ए खास में राजा एक प्रिय और मुख्य लोगों के साथ में बातचीत करता था।
यानी दीवाने खास मतलब है ऐसे लोग जो राजा के बहुत ही खास हो, बहुत ही प्रिय हो, जो मुख्य लोग हो, उनके साथ में बातचीत होती थी, सबके साथ में नहीं। और यहाँ राजा गोपनीय मुद्दों पर बातचीत या विचार विमर्श किया करते थे। उसके बाद में बात करें मुगल काल के त्योहार, तो मुगल शासन में त्योहार के समय दरबार को अत्यंत सुंदर तरीके से सजाया जाता था। चारों तरफ सजावट होती थी, वो फलफलियां आते हैं ना ऐसे, वो चमचमाचम करने वाले, ऐसे। मुगल साम्राज्य में मुख्य रूप से 3 त्योहार मनाए जाते थे। एक तो था सूर्य पर्व, एक था चंद्र पर्व, और दूसरा था शासक का जन्मदिन या फिर वसंत आगमन पर जो फारसी नव वर्ष होता है वो। शासक के जन्म दिवस के अवसर पर शासक को विभिन्न कीमती वस्तुओं के साथ में तोला जाता था, और तोलने के पश्चात वो सारी की सारी वस्तुएं जो है वह जनता में दान कर दी जाती थी। त्योहार की बात करें तो प्रमुख 3 त्योहार है, सूर्य पर्व, चंद्र पर्व और शासक का जन्मदिन, और या फिर वसंत आगमन पर जो फारसी नव वर्ष आता था उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। और जो शासक होता था उसका हैप्पी बर्थडे होता था। हैप्पी बर्थडे को शासक को एक तराजू में तोला जाता था, उसके सामने वस्तु रखे, चाहे कपड़े रखे, चाहे कोई सोना चांदी जो भी कीमती जेवरात है वो रखे, और उसके सामने जितनी बराबर, मान लो कि कोई मोटा सा होगा ऐसे 120 किलो का, और 120 किलो के सामने इधर 120 किलो सोना होगा, तो ये जो सोना है पूरा का पूरा जनता में दान किया जाएगा। ऐसी प्रथाएं जो है मुगल काल में मौजूद थी। शाही परिवार, शाही परिवारों में विवाह का आयोजन काफी खर्चीला होता था, आज भी होता है। जो बड़े बड़े राज परिवार है तो उनमें विवाह का जो होता है मामला वो बहुत खर्चीला होता है। 1633 में दारा सिक्को और नादिरा राजकुमार परवेज की पुत्री के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निशा खुनुम द्वारा की गई। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवान आम में की गई। बादशाह द्वारा हरम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई तथा शाम के समय अभिजात यहां आए। दुल्हन की मां ने इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया। शाहजहां उन्हें देखने में भी लग गया वहां, और हिनाबंदी यानी मेहंदी लगाना की रस्म दीवाने खास में अदा की गई। अब दीवाने खास में अदा की गई मतलब वो खास लोग थे। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची तथा मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल 32 लाख खर्च आए थे। ओहो, उस जमाने में 32 लाख खर्च यानी बहुत करोड़ों में था भाई साहब, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से और 16 लाख रुपए जो है जहां आरा मुमताज महल द्वारा आरब में अलग से रखे गए थे, और शेष दुल्हन की मां के द्वारा दिए गए। यह जानकारी अपने को बादशाहनामा से मिलती है, ठीक है ना। जो बादशाहनामा लिखी गई थी उससे अपने को इस तरीके की जानकारी मिलती है। आगे पदवियां, उपहार और भेंट। राज्य अभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवी का धारण करते थे या ग्रहण करते थे। यानी पदवी का मतलब है एक इस प्रकार का नाम वो है वो धारण करते थे। उद्घोषक यानी नकीब द्वारा इस गुंजन और लयबंद पदवियों की घोषणा की जाती थी, जो इस सभा को विश्व में माहौल बना देते। आपने कई मूवियां देखी होगी जिसके अंदर कहा जाता है श्री 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 फलाना ढींगड़ा पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से उद्घोष होता था, और ये उद्घोष इतने शानदार तरीके से गुंजित होता था कि सभा को विश्व में माहौल में बना देता था। मुगल सिक्कों पर राजशाही नयाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी, यानी किसी ने नई पदवी धारण की तो उसके सिक्के निकलते थे और उनके ऊपर पदवी का अंकन किया जाता था। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जाता था। उच्चतम मंत्रियों में से दी जाने वाली पदवियों में आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ। एक पदवी दी जाती थी जिसका नाम है आसफ खां की पदवी, और इसका उद्भव जो है वो पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ है। और औरंगजेब ने 2 उच्चतर पदवियां दी है अभिजातों यानी जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। यानी औरंगजेब ने 2 उच्चतर पदवियां दी है, जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी। पदवियां या तो अर्जित की जाती थी या फिर उन्हें पाने के लिए पैसे दिए जाते थे। मीर खान नामक एक व्यक्ति था, इसने अपने नाम के अल्फिक अर्थात अ अक्षर लगाने के लिए उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया था। भाई साहब केड़ो मजेदार आदमी है। नाम क्या है? मीर खान। और इस मीर खान ने यहां पे सिर्फ अ जुड़वाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे उस टाइम में। बाप रे बाप, गजब आदमी है। तो अल्फिक अर्थात अ अक्षर लगाना, उसके मतलब आगे अमीर खान बनाने के लिए उसने कितने रुपए दिए थे? औरंगजेब को 1 लाख रुपए ऑफर किए थे। अन्य पुरस्कारों में सम्मान की बात करें तो जामा का मतलब होता खिल्लत भी शामिल थी, जिसमें पहले कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना गया होता था और इसलिए यह समझा जाता है कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। उसके बाद में सरपा यानी सर से पांव तक का एक उपहार है, और इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और फटका।
जामा, पगड़ी और फटका। यानी सरपा एक प्रकार के सर से लेके पांव तक का एक उपहार है और इसके 3 हिस्से हुआ करते थे, एक तो जामा, दूसरी पगड़ी और तीसरा फटका। बादशाह द्वारा अक्सर रतन जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजीरों वाला रतन जड़ित गहनों का एक सेट, जिसे कहते हैं पदम मुरसा, यह भी उपहार में मिलता था। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान व आदर का प्रतीक माना जाता था। टॉमस रो को इस बात से बहुत ही निराशा हुई कि उसने आसफ खां का जो अंगूठी भेंट की थी, यानी उसने आसफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह केवल इसलिए वापस लौटा दी गई कि वो केवल और केवल मात्र 400 रुपए की थी। यानी राजनयिक संबंधों में उपहार का सम्मान और आदर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन टॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई कि उसने आसफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह केवल और केवल 400 रुपए की थी, इसलिए उसने उसको वापस कर दी। उसके बाद में देखें शाही परिवार। शाही परिवारों में जो हरम शब्द है, हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया के लिए किया जाता था। ये जो घरेलू दुनिया उसको हरम कहा जाता था और ये फारसी भाषा से निकला और इसका मतलब होता है पवित्र स्थान। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां और उसके नजदीकी और दूर के रिश्तेदार, माँ, सौतेली, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौची, बच्चे आदि के साथ साथ महिलाओं के परिचकाएं जो होती थी वो रहती थी और गुलाम भी रहते थे। तो ये इतना मोटा इनका संयुक्त परिवार हुआ करता। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। यानी ये जो मुगल थे वो एक से ज्यादा लुगाई रख सकते थे। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों को बेगम कहा जाता है। अब शाही परिवार से जो महिलाएं शादी करके आती थी उन्हें बेगम कहा जाता है। अन्य स्त्रियों को कहा जाता था अघा, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था में अंतर रखा जाता था। यानी ऐसी महिलाएं जिनका विवाह कुलीन परिवार के राजा से होता था, यानी उच्च शाही परिवार में, तो वो तो होती थी बेगमें। और कुछ ऐसी होती थी जो कुलीन परिवार में नहीं जन्मी है और उन्हें शादी करके कोई राजा ले आता था तो उन्हें कहा जाता था अघा। दहेज, यानी दहेज को बोलते हैं मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं के बाद विदाई करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगाहों की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा सम्मान मिलता था। पति, बेगम, अगाह। अब किसी के अगाह है लेकिन बेगम जो आई है कहीं से शादी करके और बेगम के पास में बहुत अधिक दहेज मिला है, तो अगाह से इसको कई ज्यादा उच्च स्थान मिलता था। इसको बेगम को पैसा है तो सब कुछ है, उस जमाने में भी और आज के जमाने में। कोई बेगम नॉर्मली परिवार से आई है, ज्यादा इसको नहीं मिला है दहेज वहेज, तो जो राजा है वो पति जो है वो आपके इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देगा। आगे देखते हैं। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियां अगासा की स्थिति सबसे निम्न थी। अब और एक लफड़ा था, उपपत्नियां भी होती थी इनकी। क्या होती थी? उपपत्नी। मज्जे भाई इनके तो उपपत्नी। उपपत्नी होती थी, उसे क्या कहा जाता था? अगाचा। कैसा चा? अगाचा। उपपत्नियां होती थी जिसे कहते हैं अगाचा। ठीक है। अब ये जो अगाचा होती थी, इन अगाचा की स्थितियां भाई साहब बहुत निम्न थी। बाद में मूड हुए तो मैसेज करें, नहीं तो करेगी कौन भाई साहब, ये तो बाबड़ी इंतजार करती रहे। ठीक है। तो अगाचा की स्थिति बहुत ही निम्न थी। ये नेक्स्ट, इन सभी को नकद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारंपरिक ढांचा पूरी तरीके से स्थायी नहीं था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां हो, ना तो अगाह और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती है। देखो ऐसा मतलब क्या है कि यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां न हो तो अगाह और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती है। अब कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास में पहले से ही कोई 4 पत्नियां नहीं है, तो ये जो अगाचा और ये जो अगाह है, ये जो है बेगम की स्थितियां पा सकती थी। गुलाम हिंजड़े यानी ख्वाजांसर परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट हुआ करते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू किया। अब नूरजहां से पहले जितनी भी लुगाइयां आई है, इनकी जो रानियां आई है, जो बेगमें आई है, वो वित्तीय संसाधनों पर कोई ज्यादा नियंत्रण नहीं रखती थी। लेकिन नूरजहां पहली ऐसी लेडी थी जिसने क्या किया, अपने पति को बड़ा मजेदार कंट्रोल में रखा।
और वित्तीय जो संसाधन थे उनको नियंत्रण में ले लिया। और आज भी आपको पता है प्रत्येक परिवार के अंदर जो वित्तीय संसाधन है वो महिलाओं के हाथ में होते हैं। कमा के भले ही पुरुष लेके आए, लेकिन जाता वही है परिवार की मुखिया के अंदर। आज तो वर्तमान समय में नाम मात्र का पुरुष जो है वो परिवार का मुखिया, बाकी वास्तविक शक्तियां सारी की सारी महिलाओं के पास में है। ठीक है, मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, मैं बता रहा हूं आपको केवल। ठीक है, शाहजहां की पुत्रियां जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, वहां से भी उसको राजस्व मिलता था, यानी उसको टैक्स मिलता था। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई कलात्मक वस्तुएं में परियोजनाओं में हिस्सा लिया और इसमें से उसने आंगन व बाग के साथ 2 मंजिली भव्य कारव सराय थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक के रूप रेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। आगे बात करें, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक जिसका नाम है हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की जानकारी मिलती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम एक महिला है, उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है हुमायूं नामा, और इससे हमारे को मुगलों के घरेलू जो दुनिया है उसकी जानकारी मिलती है। और ये जो गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की चाची थी। किसकी पुत्री? बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की काकी। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी, बढ़िया तुर्की और फारसी भाषा जानती थी। और अकबर ने अबुल फजल को अपने शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था, तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के स्मरणों को लिखने का लिए लिपिबद्ध करने का आग्रह किया ताकि अबुल फजल जो है वो उनका लाभ उठा करके अपनी कृति को पूर्ण कर सके। समझ में आया ना? क्या समझ में आया? यही कि गुलबदन बेगम क्या लिखती है? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा लिखती है। ये थी कौन? तो बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की चाची। अब आपको पता है अकबर के शासनकाल के अंदर क्या लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी अकबरनामा। ठीक है, और अकबर ने अपनी चाची से कहा, किससे? कि आप बाबर और हुमायूं के जो बातें हैं, जो भी चीजें हैं उनको स्मरण करके लिपिबद्ध करो। स्मरण का मतलब याद करके लिपिबद्ध करो, ताकि जो मेरी ये अकबरनामा है इसको अच्छे से कंप्लीट कौन कर सके? अबुल फजल। समझ में आया कि नहीं भिड़ू? ओके, शाही नौकरशाही। मुगल साम्राज्य में शासक अपने शासन को चलाने के लिए नौकरशाहों पर निर्भर होता था। इन सभी नौकरशाहों को अभिजात वर्ग कहा जाता था। जो नौकरशाह थे इन सभी को अभिजात वर्ग कहा जाता था। यह सभी नौकरशाह राजा के प्रति वफादार होते थे और ये जितने भी नौकरशाह होते थे वो सारे के सारे राजा के प्रति वफादार होते थे। इनमें सभी वर्गों से बराबर भर्तियां की जाती थी। 1560 में पहली बार राजपूत और भारतीय मुसलमानों को अभिजात वर्ग में शामिल किया गया। यानी 1560 में पहली बार राजपूत और भारतीय मुसलमान जो थे उनको अभिजात वर्ग में शामिल किया गया और इसमें शामिल होने वाला प्रथम व्यक्ति राजपूत मुखिया अंबेर राजा भारमल कछुआ था। और जहांगीर के दौरान ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए और उनका प्रभावशाली नूरजहां ईरानी थी। यानी जहांगीर के काल के अंदर ईरानियों को भी काफी उच्च पद प्राप्त हुए, क्योंकि इसका प्रभावशाली नेतृत्व जो किया था जहांगीर की लुगाई नूरजहां ने किया था। चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी गई अपनी पुस्तक 4 चमन यानी 4 भाग में मुगल अभिजात वर्गों का वर्णन किया है। अकबर के वित्त मंत्री टोंडरमल जो कि खत्री जाति के थे वो भी इनके अभिजात वर्ग में शामिल थे। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे में 2 तरह के संख्यक विसंख्यक ओहदे होते थे, जिसमें पहला था जात। ठीक है, जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक होता था। यानी जात का मतलब होता है कि जो शाही पदानुक्रम है उसके अंदर मनसबदार के पद का एक वेतन का सूचक होता था, जिसे बोलते हैं जात। और उसके बाद में होता था एक संवार। संवार का मतलब होता है ये सूचित करता है कि उसमें सेवा के लिए कुल कितने घुड़सवार हैं।
17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात उमरा जो अमीर का बहुवचन कहे जाते थे, यानी जिन व्यक्तियों को 1000 से अधिक ऊपर का जात प्राप्त था, मनसबदार जो प्राप्त था, उसे कहा जाता था उमरा या अमीर। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले शासक का नाम अकबर है और अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य यानी मुरीद की तरह मानते हुए उसने आध्यात्मिक रिश्ते अपनाने, यानी आध्यात्मिक रिश्ते भी जो है वो आपके अकबर ने बनाए थे। आगे बात करें मीर बख्शी की। उच्चतम वेतनदाता, खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़े रहता था। मीर बख्शी जो है वो उच्चतम वेतनदाता हुआ करता था और खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा रहता था और तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, यानी ये सारे हैंडल करता था। सीईओ था एक प्रकार का। जबकि उसका कार्यकाल उसकी मोहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मोहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवान आला यानी वित्त मंत्री और सद्र उस सुदूर मदद ए मास अथवा अनुदान का मंत्री और स्थानीय न्यायाधीशों तथा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी होता था। ये सद्र उस सुदूर मदद ए मास, ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र थे। दरबार में नियुक्ति यानी तैनात रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था, यानी दरबार में नियुक्ति यानी तैनात रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिससे कभी भी प्रांत या सैन्य अभियानों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करते थे, यानी आत्मनिवेदन करने को बाध्य बंधे होते थे और दिन रात बादशाह और उनके घरों की निगरानी यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते थे। सूचना तथा साम्राज्य। मीर बख्शी दरबारी लेखकों वाकिया नवीस के समूह का निरीक्षण करता था। एक व्यक्ति तो होता था जो मीर बख्शी जो अपने ऊपर बात की, वो वाकिया नवीस के समूह का निरीक्षण करता था, यानी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था और ये लेखक दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों, दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेश यानी फरमानों का आलेख तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त अभिजात और उच्च क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधित्व, वकील, दरबार की बैठकों में पहर करने वाले लोग, समय के साथ उच्च दरबार से समाचार यानी अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार के सभी कार्यवाही का विवरण तैयार करते थे। तो ये एक प्रकार का इनका समाचार पत्र है जिसका नाम है अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला। केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों या सूबों में दोहराया गया था। यहां भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान बख्शी और सद्र हुआ करते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बंटा हुआ होता था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदार के नीचे आने वाली क्षेत्रों की सीमा से मेल खाती थी और इन इलाकों में फौजदार को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। फरगना उप जिले स्तर में स्थानीय प्रशासन की ओर देख रेख में 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों कानूनगो, चौधरी और काजी के द्वारा इनको हैंडल किया जाता था। अब सीमाओं से परे देखें तो शाहजहां यानी राजाओं का राजा जैसी पदवियां अथवा जहांगीर यानी विश्व पर कब्जा करने वाला अथवा शाहजहां यानी विश्व का राजा। एक तो शाह है, इसका मतलब है राजाओं का राजा। जहांगीर इसका मतलब है विश्व पर कब्जा करने वाला और शाहजहां इसका मतलब है विश्व का राजा। जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनी खास उपाधियां शामिल थी। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। ये जो कंधार है वो सफावियों और मुगलों के बीच में झगड़े की जड़ था। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के अपने राजनयिक संबंध बनाए रखने तथा कंधार पर यह दावा करता था। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने की वकालत करने के लिए राजनयिक दूत भेजा। यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ और 1622 को शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया और मुगल रक्षक सेना पूरी तरीके से तैयार नहीं थी और अतः वह पराजित हुई और वह किला वापस नगर जो सफावी थे उनको सौंपना पड़ा। और मुगल दरबार के अंदर एक जैसुइट धर्म प्रचार का आता है। मुगल ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। जो अकबर जो था आपका, अकबर क्या करता था, ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था और उसने जैसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा। और ये जो जैसुइट है वो पादरी लोग थे और वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, तो उनको अपने यहाँ बुलाने के लिए एक दूत मंडल भेजा गोवा। और पहला जैसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां लगभग ये 2 साल तक रहा था।
लाहौर के मुगल दरबार में 2 शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। फिर लाहौर चले गए, अकबर अपनी राजधानी वहां ट्रांसफर कर ली। तो लाहौर में भी ये चीजें आई थी, एक तो आया था 1591 में और एक आया था 1595 में। सर्वाधिक सभाओं में जैसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था। वे उसके साथ अभिजातों में जाते थे, बच्चों को शिक्षा दे देते तथा उनसे फुर्सत के समय में अक्सर उनके साथ ही हुआ करते थे। तो ये पूरी डिटेल थी, ये कालक्रम है, आप देख लेना इसमें कौन सी डिटेल क्या चीजें होती थी। और रतन जड़ित सिंहासन जिसे तख्त ए मुर्सा कहा जाता है, जिसमें बादशाह नामा से लिया गया ये उदाहरण है। तो ये आप चीजें देख सकते हैं और मैंने नीचे चित्र डाल दिया। यानी सिंहासन को भव्य संरचना में एक छतरी होती थी, स्तंभों पर टंगा होता था, सीढ़ियों में गुलबंद तथा 5 क्यूटी लगभग 10 फुट राज्यरोहण, ये सारी चीजें ये आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और 86 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना जिसकी कीमत 14 लाख रुपए, ओहो, इसे सजाया जाना चाहिए। सिंहासन की साज सजावट में 7 वर्ष लग गए और इसकी सजावट प्रति प्रयुक्त हुए बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की थी और जिससे शाह अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। और इस रूबी पर महान बादशाह तिमूर साहिब किरान और मिर्जा शाहरुख और मिर्जा उलगू बेग शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं के महामियों के नाम अंकित है। तो इतने बड़े यहाँ पे दिए गए थे, गजब है, गजब भाई साहब। और सब्बस ए बारात एक हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने और 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण रात्रि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि मुसलमान के लिए अगले आने वाले वर्ष का भव्य निर्धारण किया जाता था। सारे माप कंप्लीट हो जाते थे, यानी सब ए बारात हुआ करता था। अभिवादन के 4 तस्लीम दाएं खड़े होकर के ये सारे किस तरीके से होते थे वो सारी चीजें। तो ये तो इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाला है नहीं, आप पीडीएफ निकालो तब देख लेना। और पीडीएफ का जो लिंक है डाउनलोड करने का वो आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब अपने इन जो 2-3 चैप्टरों के जो एमसीक्यू प्रश्न बने हैं, मतलब बाकी रहे हैं, उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो प्ले लिस्ट है उसको आप ज़रूर विजिट करें ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।